देखिए, आज हम हेडलाइंस की बात नहीं करने वाले हैं। हमारा मकसद है एक कंस्टिट्यूएंसी, एक चुनावी क्षेत्र की पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझना, और वो भी डेटा, सिस्टम्स और स्ट्रैटेजी के चश्मे से। और इसके लिए हम केस स्टडी ले रहे हैं रामपुर की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है रामपुर, उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बहुत ही अहम मैदान। कई दशकों से ये एक पार्टी, एक नेता का मजबूत गढ़ रहा है। एक ऐसा किला जिसे भेदना लगभग नामुमकिन सा लगता था। आज हम इस किले की पूरी कहानी को 6 हिस्सों में समझेंगे। हम जमीन की हकीकत से शुरू करेंगे, फिर आंकड़ों की कहानी में जाएंगे, किले की बनावट को समझेंगे, देखेंगे कि बाहर कौन सी ताकतें काम कर रही हैं, और फिर एक मैंडेट वापस पाने का एक ब्लूप्रिंट देखेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात कि असल मकसद तो सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि गवर्नेंस है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, रामपुर की राजनीतिक जमीन। देखिए, रामपुर की पहचान समाजवादी पार्टी और उसके सबसे बड़े नेता मोहम्मद आजम खान के गढ़ के तौर पर है। वो यहाँ से 10 बार विधायक चुने गए। ये उनकी कर्म भूमि है, उनकी राजनीतिक जमीन। अब जरा इस जमीन की बनावट को समझिए। यहाँ करीब करीब 3,88,000 वोटर्स हैं। आबादी में लगभग 50% मुस्लिम समुदाय है, और साथ ही कायस्थ ओबीसी समुदाय की भी एक अच्छी खासी तादाद है। और यही सामाजिक तानाबाना है जिसने दशकों तक यहाँ की सियासी वफादारी को तय किया है। और यहीं कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। साल 2002 से लगातार जीत रही समाजवादी पार्टी अक्टूबर 2022 के उपचुनाव में हार जाती है। ये रामपुर में बीजेपी की पहली जीत थी, मतलब उस मजबूत किले में पहली दरार। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आंकड़ों की कहानी। क्योंकि नंबर्स, चुनावी डेटा, वो छुपे हुए ट्रेंड्स बताते हैं जो आज की असल चुनौती को सामने लाते हैं। पहले इस नंबर को देखिए, 56.61%। ये था 2022 के जनरल असेंबली इलेक्शंस का वोटर टर्नआउट। एक नॉर्मल, एक हेल्दी टर्नआउट। और अब इस नंबर को देखिए, लगभग 28%। ये उसी साल अक्टूबर में हुए बाय इलेक्शन का टर्नआउट है। इतना बड़ा फर्क, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक पॉलिटिकल एनोमली है, एक बहुत बड़ी गड़बड़ का संकेत। तो मतलब साफ है, वोटर टर्नआउट में ये जो भारी गिरावट आई, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ये या तो वोटर्स के गहरे गुस्से और निराशा को दिखाता है, या फिर कथित तौर पर वोटिंग को दबाने की तरफ इशारा करता है। और समाजवादी पार्टी की उस ऐतिहासिक हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही थी। और जब हम लंबे समय का डेटा देखते हैं तो पूरी पिक्चर और भी साफ हो जाती है। एक तरफ सपा का दशकों पुराना दबदबा, दूसरी तरफ बीजेपी का धीरे धीरे बढ़ता वोट शेयर, और जनरल इलेक्शंस में एक स्टेबल टर्नआउट। ये सब मिलकर अक्टूबर 2022 के बाय इलेक्शन की गिरावट को और भी ज्यादा हैरान करने वाला बना देते हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से में चलते हैं, यानी किले का विश्लेषण। अब हम किले के अंदर देखेंगे, समाजवादी पार्टी की अपनी पोजीशन को एनालाइज करेंगे कि उसकी असली ताकत क्या है और कमजोरियां, या कहिए कि सिस्टम में दरारें कहाँ हैं। यहाँ पर ताकत और कमजोरी बिल्कुल साफ है। स्ट्रेंथ है आजम खान का अपना करिश्मा, उनका अपना नेटवर्क। लेकिन कमजोरी क्या है? कमजोरी ये है कि पूरा का पूरा सिस्टम एक ही शख्स पर जरूरत से ज्यादा निर्भर है। और जब कोई भी सिस्टम एक इंसान पर इतना डिपेंडेंट हो जाता है, चाहे वो कितना ही करिश्माई क्यों ना हो, तो वो एक सिस्टेमिक वीकनेस, एक ढांचागत कमजोरी बन जाती है। और यहीं पर एक बुनियादी बात याद रखना जरूरी हो जाता है। देखिए, डेमोक्रेसी में पब्लिक स्पीच, यानी सार्वजनिक तौर पर कुछ भी कहने की एक जिम्मेदारी होती है। हमारा पब्लिक डिस्कोर्स, यानी हमारी सार्वजनिक बहस की सेहत सिर्फ तेज आवाजों पर नहीं, बल्कि जानकारी से भरी सोची समझी आवाजों पर निर्भर करती है। और हर व्यक्ति की गरिमा, उसका सम्मान एक संवैधानिक मूल्य है। किसी भी पॉलिटिकल ऑपरेशन को एनालाइज करने के लिए हम एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये किसी भी पार्टी की क्षमता को 4 जरूरी चेहरों या डायमेंशंस में तोड़कर देखता है। पहला, चुनावी चेहरा। दूसरा, संगठनात्मक चेहरा। तीसरा, नैरेटिव फेज, यानी कहानी क्या है। और चौथा, रिसोर्स फेज, यानी संसाधन। अब रामपुर में अगर सपा की बात करें तो संगठन, नैरेटिव और रिसोर्स, ये तीनों चेहरे मीडियम स्ट्रेंथ पर हैं। कैसे? देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल चेहरा, बूथ लेवल पर नेटवर्क तो है, लेकिन लीडरशिप की गिरफ्तारी से उसमें काफी रुकावट आई है। नैरेटिव फेज, विक्टिमहुड, यानी पीड़ित होने की कहानी कोर बेस में तो काम करती है, लेकिन अब उसे गवर्नेंस की तरफ मोड़ना ही होगा।
और आखिर में रिसोर्स फेज। लोकल रिसोर्स तो हैं, लेकिन लीगल स्क्रूटिनी की वजह से उन पर भी दबाव बना हुआ है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, भविष्य को आकार देने वाली ताकतें। अब हम जरा बाहर की दुनिया पर नजर डालते हैं। वो कौन से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स हैं जो रामपुर के चुनावी मैदान को एक नया आकार दे रहे हैं? देखिए, रामपुर पर कई बाहरी ताकतों का असर है। एक तरफ राज्य स्तर पर ध्रुवीकरण वाली राजनीति, दूसरी तरफ बेरोजगारी और गांव में आर्थिक तंगी जैसी इकोनॉमिक मुश्किलें, समाज में अंदर ही अंदर तनाव और युवाओं की अपनी उम्मीदें, और हाँ, टेक्नोलॉजी यानी स्मार्टफोन की वजह से तेजी से फैलती गलत जानकारी। और इन सब के ऊपर लीडर के खिलाफ चल रहे कानूनी मामले जो लोगों की सोच पर गहरा असर डाल रहे हैं। लेकिन जमीन पर आम वोटर के लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? उनकी असली शिकायतें क्या हैं? सबसे ऊपर है पुलिस और प्रशासन का पक्षपाती रवैया, फिर आता है सांप्रदायिक तनाव और डर का माहौल, और उसके बाद है आर्थिक तंगी, मतलब सुरक्षा, डर और रोजगार। यही वो मुद्दे हैं जो इस क्षेत्र की असली नब्ज पकड़ते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन इतनी गहरी शिकायतों के बीच भरोसा वापस जीतने का रास्ता क्या हो सकता है? हमने प्रॉब्लम को तो समझ लिया, अब चलिए एक ठोस स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा हिस्सा, एक जनादेश का ब्लूप्रिंट। ये एक स्ट्रक्चर्ड, एक्शन ओरिएंटेड प्लान है जिसे कम समय में भरोसा बनाने और वोटर्स को एकजुट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस 90 दिन की स्ट्रैटेजी को आप एक सीढ़ी की तरह देख सकते हैं। हर स्टेप पिछले वाले पर बनता है। शुरुआत होती है खामोशी से, जमीनी तैयारी की, फिर D59 से D30 तक लोगों तक पहुंचने और उन्हें मोबिलाइज करने का काम होता है। D29 से D10 तक एक हाई इंटेंसिटी कैंपेन चलता है, और आखिरी के 9 दिनों में बस एक ही लक्ष्य होता है, वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाना। और हाँ, आज के ज़माने में एक मजबूत डिजिटल स्ट्रैटेजी के बिना काम नहीं चल सकता। और ये सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड करने की बात नहीं है। इसका मतलब है टारगेटेड मैसेजिंग के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाना, लोकल भाषा और अंदाज में इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स तैयार करना, गलत जानकारी को काउंटर करने के लिए मिथक बनाम तथ्य जैसे ग्राफिक्स बनाना, और भरोसे को मजबूत करने के लिए कम्युनिटी के जो भरोसेमंद नेता हैं उनके वॉइस नोट्स का इस्तेमाल करना। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। हमें ये समझना होगा कि असल लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, राजनीति से भी बड़ा एक मकसद है, और वो है गवर्नेंस यानी सुशासन। क्योंकि कोई भी चुनाव मंजिल नहीं होता, वो तो एक शुरुआत होती है। ये जनता के साथ भरोसे और डिलीवरी का एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कामयाबी का असली पैमाना वोट शेयर नहीं है, बल्कि ये है कि उस क्षेत्र के लोगों की जिंदगी में कितना सुधार आया। हमारे इस डिजिटल युग में एक नागरिक और सरकार के बीच भरोसे का एक और पहलू है, और वो है डेटा। भारत का जो DPDP फ्रेमवर्क है वो हमें यही याद दिलाता है कि किसी भी नागरिक की पर्सनल जानकारी को इस्तेमाल करने के लिए उसकी सहमति और एक सही मकसद होना जरूरी है। ये सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि मॉडर्न गवर्नेंस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। क्या एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो एक व्यक्ति के करिश्मे पर बना हो, वो कभी एक मजबूत इंस्टीट्यूशन, एक स्थायी संस्था में बदल सकता है जो सबके लिए गवर्नेंस पर फोकस करे? ये सवाल सिर्फ रामपुर का नहीं है, यह आज भारत की राजनीति में कई जगहों पर एक बड़ी चुनौती है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें, mgr@blueprintstrategies.ai पर, या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।